हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप सबको बताएंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या कोई भी सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है। तो इस वीडियो में आपको सारे सोर्सेस मिल जाएंगे, आपको दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लास्ट तक देख लिया तो इसमें सब कुछ मैंने मेंशन करके रखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं लॉ के रिगार्डिंग, जुडिशरी क्लैट के रिगार्डिंग या आईपीओ के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूं वो आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए, आप सब वीडियो को देख पाएँ। तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, ठीक है। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में बताया गया है। दूसरा चीज लिया गया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं और जो उनका मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है, ये भी प्रिंसिपल आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तीसरा है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है ये आर्टिकल 54 में बताया गया है, ये भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये तीन चीज़ें ली गई हैं। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। मतलब कि हमें जब भी अमेंडमेंट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जब भी हमारा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड करता है किसी चीज़ों में, तो कैसे अमेंड करेगा, इस कॉन्सेप्ट को साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और दूसरा चीज़ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है वो कैसे होगा, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स वो अलग है। देखो यहाँ पे लिखा है आयरलैंड में नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा से लिया गया है। जो नॉमिनेट होते हैं, जैसे कि 12 मेंबर्स के बारे में आपने सुना होगा, जो आर्ट साइंस या गेम के किसी के एक्सपर्ट होते थे, सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया था एक बार राज्यसभा का मेंबर। तो ये है नॉमिनेशन वाले, ठीक। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के मेंबर अलग हैं। इलेक्शन कैसे होता है, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके चीज़ों को आर्टिकल 80 में बताया गया है। और अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब वो पूरा का पूरा आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। आप सब देखोगे तो आप सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब कि रशिया। अब रूस से क्या क्या चीज़ें लिया गया है, तो रूस से पहला लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा आर्टिकल 51 कैपिटल ए में बताया गया है। तो कैपिटल ए में शायद इस टाइम 10 ड्यूटीज़ हैं, 200 ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के बिहाफ पे इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था बाई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसका आप अमेंडमेंट भी याद करोगे, 42nd अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेड किया था, ये भी याद रखोगे। और इस टाइम कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आप सबको ये भी याद रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और, आपसे वीडियो को देखना, और वीडियो में कहीं पे अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप सब कमेंट करके मेरे से पूछना, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करके आप सबको आंसर बता पाऊँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं पे अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ देख लिया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। मतलब डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को भी सोवियत यूनियन से लिया गया है। नेक्स्ट, प्रियम्बल में आप सबको 3 वर्ड्स मिलेंगे, आइडिया ऑफ सोशल, आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इंडिया में हमारे 3 प्रकार की बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड की जाती है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो इन जस्टिस को आप सबको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जर्मन से क्या क्या लिया गया है। तो इमरजेंसी पावर्स टू बी इंजॉयड बाय यूनियन। तो इमरजेंसी टाइम में मतलब कौन पावर्स का यूज करता है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, जर्मन से। और जो इमरजेंसी इंडिया में है वो 3 प्रकार की लगती है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। नेशनल 352, स्टेट 356 एंड फाइनेंशियल आर्टिकल 356 में बताया गया है। आप सब बैरेक्स में पढ़ेंगे तो आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप सबका आता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को एक तरीके से जर्मन से बताया गया है, तो आपको पूरा याद ही रखना है।
लेकिन अब ये कह रहा है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप सबको पता ही होगा कि जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। और इमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट कैसे कैसे सस्पेंड होगी, ये आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है, जो कि 358 में बताया गया है। 358 आर्टिकल में बताया गया कि 19 जो होगा आर्टिकल, वो ऑटोमेटिक इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल मतलब फंडामेंटल राइट्स में और जितने आर्टिकल्स बच रहे हैं वो ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होते हैं, वो बाय डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब डिक्लेयर करेगा कि सारे आर्टिकल सस्पेंड करके रखना है या सारे आर्टिकल को सस्पेंड करना है, तब वो जा करके सस्पेंड होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट 359 ये भी कहता है कि दो आर्टिकल हमारे सस्पेंड इमरजेंसी में नहीं होंगे, मतलब इमरजेंसी की भी ड्यूरिंग में दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 एंड 21। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि ऑटोमेटिक कौन सा आर्टिकल सस्पेंड होता है। 19 ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 358 में। बट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये दोनों इमरजेंसी टाइम में सस्पेंड नहीं होते हैं, और बाकी और जितने फंडामेंटल राइट्स बच रहे हैं वो बाई प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन सस्पेंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड के कॉन्सेप्ट को पार्ट 13 में बताया गया है। ठीक है, तो आप सब देखोगे तो आप सबको बेयर एक्ट में मिलेगा, और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसे आप सब जरूर पढ़ना। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में बताया गया है, जैसे कि आर्टिकल 108 में है, इसे तो आप सब देख लेना। लेकिन ज्वाइंट सिटिंग बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। ज्वाइंट सिटिंग को एक तरीके से प्रेसिडेंट हेल्ड करता है, मतलब जब भी डिस्प्यूट होता है किसी बिल को लेकर के तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है, मतलब कि हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट को साथ बुला करके उनकी मीटिंग करता है। नेक्स्ट, पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिडिक्शन। जैसे कि आप सब जानते हो, यहाँ के मतलब इंडिया में 3 प्रकार की लिस्ट बताई गई हैं आर्टिकल 246 में। तो 3 प्रकार की लिस्ट कौन कौन सी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड एक आपका है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे यूनियन मतलब सेंट्रल लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। बट कंकरेंट पे आप सब देखे होंगे तो यूनियन है स्टेट दोनों, यूनियन एंड स्टेट दोनों लॉ बनाता है, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट दोनों लॉ बनाता है। बट कन्फ्लिक्ट के केसेस में, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट में जब कन्फ्लिक्ट होता है लॉ को लेकर के, तो हम जनरली सेंटर को प्रायोरिटी दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और भी आर्टिकल्स पे लॉ बना सकता है। जैसे कि मान लो कि अब स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉ बना देगा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है। तो ये इस पे लॉ बनाने की जरूरत कब पड़ी थी, तो आप सबको पता होगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में 5 जून को। उसी दिन से 5 जून को इन्वायरमेंटल डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक, तो अब इन्वायरमेंट किसी एक कंट्री का तो है नहीं, सभी जब इस पे सहयोग करें, कोऑपरेट करेंगे तब तो इन्वायरमेंटल मेंटेन हो पाएगा। तो जब इंडिया में इस ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो 3 एक्ट बनाए गए, वाटर एक्ट, एयर एक्ट और प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन तीनों का इम्प्लीमेंट जो हुआ वो आर्टिकल 253 के थ्रू हुआ। तो आप सब देखना, आर्टिकल 253 वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात है। और साथ ही साथ नेशनल इंटरेस्ट में एक आर्टिकल हमारा 249 भी आप सब देखना कि नेशनल इंटरेस्ट में भी स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे यूनियन लॉ मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। बट इसके लिए प्रपोजल काउंसिल ऑफ स्टेट के थ्रू पहले होना चाहिए, यही थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो आप सब आर्टिकल 249 भी पढ़ना, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। फिर कंकरेंट लिस्ट भी आपका आर्टिकल 246 में बताया गया। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे यूनियन एंड स्टेट दोनों को लॉ बनाने का पावर होता है। नेक्स्ट, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में ये सारे वर्ड्स मेंशन है, ठीक है, फैटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी, तीनों वर्ड्स मेंशन है। ये सारी कॉन्सेप्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, यहाँ से लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो आर्टिकल आप 21 जब पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे दो वर्ड हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ध्यान में रखना है, वो यूएसए से लिया गया है। यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमारा जापान से लिया गया है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट का प्रोविजन लिया गया है। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा भी लिया गया है, ये तो मैंने भी आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे कि यहाँ पे जानते हो इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो क्वासी फेडरल है। एक केसी वियर थे, केसी वियर ने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब कि यहाँ पे फेडरलिज्म भी है और साथ ही साथ आप यूनिटरी नेचर भी बोल सकते हो। लेकिन जो यहाँ पे फेडरलिज्म है, जो मतलब फेडरल जो है, यहाँ फेडरल होते हुए भी सेंटर को स्ट्रांग बताया गया है। मतलब कि आप सब जानते हो कि फेडरल है, सब्जेक्ट मैटर का डिवाइडेशन आर्टिकल 246 में हुआ है, नो डाउट। लेकिन फिर भी बहुत से केसेस में, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या दो स्टेट की कंसेंट से या नेशनल इंटरेस्ट में लॉ कौन बनाता है? स्टेट सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉ सेंटर हमारा बना सकता है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म है, नो डाउट, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब सेंट्रल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रेजिड्यूरी पावर आर्टिकल 148 में बताया गया है। तो रेजिड्यूरी पावर वो पावर्स होते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर जो कहीं पे नहीं मेंशन किए गए हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर है, ना ही वो स्टेट लिस्ट में है, ना ही यूनियन लिस्ट में है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, तो उसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाएगा? तो उसके रिगार्डिंग लॉ जनरली पार्लियामेंट बनाता है, तो उसी को हम कहते हैं रेजिड्यूरी पावर। इट्स वेस्ट इन पार्लियामेंट। नेक्स्ट, ये आर्टिकल 158 में, ये भी आप सब देख लेना। नेक्स्ट, गवर्नर के कॉन्सेप्ट को कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ये भी आर्टिकल 155 पे बताया गया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन के कॉन्सेप्ट को आर्टिकल 143 में बताया गया है। तो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है, नो डाउट, बट ये चीज ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो एडवाइस देने के लिए बाउंड नहीं होते हैं। इट्स नॉट अ मैंडेटरी, मतलब आपने उनसे, प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन किया, अब वो उस पर आंसर दें, इसके लिए वो बाउंड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे प्रेसिडेंट बाउंड, प्रेसिडेंट नहीं, क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोई भी जज एडवाइस देने के लिए बाउंड नहीं है। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो पहले आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो वहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट उठाया गया है? फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, इन दोनों चीज़ों को आप सब बहुत दिमाग में रखोगे, यहाँ से बहुत सी चीज़ों को लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रियम्बल में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? तो आप सब बताओगे प्रियम्बल में अभी एक बार अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट। उसके बाद इसके दो लीडिंग केस हैं। बेरूवारी में बोला गया इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट केशवानंद भारती में बोल दिया गया इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी केस में, केशवानंद भारती केस में, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है कि आप सब प्रियम्बल अमेंड कर सकते हो, नो डाउट, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अमेंड और ये, और बाकी दो तीन ऐड, सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी, कुछ ये वर्ड है, इन्हें भी आपको याद करना है कि तीन वर्ड बाई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बताया गया है, जो कि पार्ट 3 में मेंशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सब बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बताया गया है। नेक्स्ट, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर वो फेडरल है, ये भी यूएसए से बताया गया। फेडरल मतलब डिवाइडेशन ऑफ पावर। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम भी यूएसए से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा यूएसए से लिया गया है, मतलब कि जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आप सबको पता होगा हमारे इंडिया की जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, मतलब स्वतंत्र है, ये भी कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा।
और ये सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, तो आप सब जानते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर में हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी, वो तीन मशीनरी है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो गवर्नमेंट की मशीनरी का मतलब गवर्नमेंट मशीनरी को पावर का डिवाइड कर दिया गया है। जुडिशरी मतलब अपना अलग काम करेगी, एग्जीक्यूटिव अलग काम करेगी, लेजिस्लेटिव अलग काम करेगी। तो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, उस लॉ को एक्सिक्यूट करना। जुडिशरी का क्या काम होता है, उस लॉ को चेक करना, रिव्यू करना। जैसे कि आप सबसे पूछा भी जाता है कि विच आर्टिकल डील विद जुडिशियल रिव्यू, तो ऐसे तो बहुत सारे आर्टिकल डील करते हैं, लेकिन जो बेसिक इसका आर्टिकल है वो आर्टिकल 13 है। ये आप सबको याद रखना है। नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू आप ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है, मैंने पहले बोल दिया, लेकिन आर्टिकल 13 इसका मेन इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया था कॉन्सेप्ट, तो ये आप बताओ कि यूएसए से आया था, मार्बरी वर्सेस मैडिसन के केस से। और इसके जस्टिस थे, मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया, लेकिन आप सब लिख लो, इसके जस्टिस थे मार्शल। ठीक, जस्टिस कौन थे, मार्शल। और किस केस से आया, याद रखना आप सब, मार्बरी वर्सेस मैडिसन के केस के। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। तो आप सब जानते हो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के। तो फोर्सेस में तीन प्रकार की फोर्सेस इंडिया में है, आर्म, नेवल एंड एयर फोर्स। ठीक, तो इन तीनों फोर्सेस को आर्टिकल 53 में बताया गया है, मतलब कि ये बताया गया है कि आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ही इन तीनों का चीफ कमांडर होता है। तीनों फोर्सेस का कमांडर प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। तो आर्टिकल 40 में बताया गया है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। ये भी कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, इक्वलिटी बिफोर। आर्टिकल 14 में दो वर्ड मेंशन किए गए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो यूएसए से लिया गया है, लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है और फाइनली कभी कभी गलत कर देते हैं, तो इन सब चीजों पर आप नोटिस अच्छे से करोगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे पार्लियामेंट एक तरीके से हेड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीएम है वो रियल हेड है कि नहीं, तो आप सबको अच्छे से पता होगा पीएम रियल हेड होता है, बट प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। मतलब प्रेसिडेंट नाम मात्र का हेड होता है, जो रियल हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और आप सबको ये भी पता होगा कि प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप को कॉन्सेप्ट को पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में मेंशन किया गया है। और सिटीजनशिप एक एक्ट भी बनाया गया और उस एक्ट में बताया गया है कि हम कितनी प्रकार से सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो उस एक्ट में बताया गया है कि सिटीजनशिप लेने के 5 वे है, मतलब 5 तरीके, 5 तरीकों से हम इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर मैं आपको और इसमें डिटेल में बताऊं तो यूएसए में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यूएसए में शायद 50 स्टेट है, तो हर पर्सन स्टेट का भी सिटीजन है, साथ ही साथ यूएसए मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी सिटीजन है। मतलब सेंटर एंड स्टेट दोनों का वहां पे सिटीजन है, बट इंडिया की कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिटीजन मतलब कि इंडिया का सिटीजन, ना कि किसी स्टेट का सिटीजन। जैसे कि आप यूपी के हो, भारत में रहते हो, तो 2 सिटीजन मिली, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यूपी के हो या एमपी के हो या राजस्थान के हो, कहीं पे रहो, लेकिन आप भारतीय नागरिक बोले जाओगे। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आईसी ने दिया, लेकिन अब इसको पहले इसके एडवर्ड कोक थे, वो प्रॉपर तरीके से नहीं इंप्लीमेंट कर पाए थे। लेकिन जो मेन श्रेय दिया जाता है कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो डाइसी ही माना जाता है। और आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। रिट्स, रिट्स आप सब जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए कोई भी पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में मूव कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक, दोनों मैंने आर्टिकल लिख दिया है। रिट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में लोग रिट्स ही जनरली फाइल करते हैं, और रिट्स 2 ही जगह फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और 5 प्रकार की रिट्स इशू की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा वो 5 मैं रिट्स भी बता देता हूँ। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शियरी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन। ये आपके रिट्स रहे, ये रिट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर एक क्वेश्चन मैं आप सबको बता देता हूं, काफी अच्छा है। ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 ब्रॉड कॉन्सेप्ट में है कि मतलब आर्टिकल 32 के पास ज्यादा पावर है
कि आर्टिकल 2 to 6 के पास ज़्यादा पावर है। तो आप सब अच्छे से पढ़ोगे तो रिट्स के रिगार्डिंग आर्टिकल 2 to 6 में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। आप सब डिटेल में देखोगे तो आप सबको बैरेक्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्पीकर का कॉन्सेप्ट। तो आप सब जानते हो लोकसभा में एक स्पीकर होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 93 में बताया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है, ये आर्टिकल 21 में मेंशन है, ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये तो मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और वीडियो आप सब मतलब आपके सारे सोर्सेस कंप्लीट हो गए। आप सब एक बार अच्छे से चीज़ों को देख लेना, कोई डाउट रहेगा तो आप सब मेरे से पूछ लेना। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।